तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का पाथ स्ट्रेट मानेंगे और इसका रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्शन में दो टाइप के सरफेस मिलते हैं, एक कर्व सरफेस बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस और दूसरा एक प्लेन मिरर। लेट्स स्टार्ट विद द टर्म प्लेन मिरर। देखो मिरर हो गया, एक साइड में सिल्वर कलर का कोटिंग डाल देंगे, तो ये ओपेक साइड हो गया, ये ओपन साइड हो गया। तो होता क्या है कि लाइट जब भी फॉल करता है एक मिरर पे, तो यहाँ आने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करके तो सेम साइड में लौट जाता है। ठीक है, तो यहाँ लाइट रेज का एक नाम करते हैं हम लोग। इस आने वाले लाइट का नाम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद जो मिलेगा उसका नाम रिफ्लेक्टेड रे, और परपेंडिकुलर एक लाइन बनेगा, इसका नाम कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट से एसोसिएटेड दो लॉ होते हैं, दैट इज इस एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल का नाम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ सेज एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हुआ ना। अब इसके बाद एक और बताया था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का प्लेन एक ही होता है। तो अगर एक पेपर लेंगे, इन दोनों पे चिपका देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पेपर पे आएगा। ठीक है, तो ये दो लॉ है विच आर कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग शुरुआत में क्या करेंगे, जो लॉस आपको पहले से पता है, मतलब हम लोग स्टार्ट किए वो 10th वाले लेवल से। 10 में भी थोड़ा सा आपको पढ़ना था लाइट के बारे में, ठीक है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के बारे में। तो हम लोग पहले उस लेवल पे आएंगे ताकि वो सारी चीजें याद आ जाए, एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। ठीक है, तो यहाँ देखो एक और चीजें हैं। सपोज दिस इज द मिरर, यहाँ एक हो गया ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस है 10 मीटर, तो इमेज इसके ठीक पीछे बनेगा, इमेज का डिस्टेंस भी 10 मीटर। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। उन डायग्राम से क्या होता है, हम लोग उसका नाम करते हैं रे डायग्राम, लाइट रेस डायग्राम। तो उसका काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, उसका ट्रेसिंग करते हैं। इमेज बना के देख लेते हैं कहाँ इमेज बनना चाहिए, कहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मुझे बताओ, अगर लाइट रेस को निकालना है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिफाइन कैसे करना चाहिए। ऑब्जेक्ट हम लोग उस पॉइंट को कहेंगे जहां से रिफ्लेक्शन से पहले लाइट इंटरसेक्ट किया। रिफ्लेक्शन से पहले जहां लाइट इंटरसेक्ट किया, या रिफ्लेक्शन से पहले जिस पॉइंट से लाइट निकला, इसका नाम सोर्स ऑफ लाइट कर सकते हो, उसका नाम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इमेज हम लोग डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे लाइट इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी कॉल्ड इमेज। आई थिंक डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम लोग को डायग्राम बनाना है, तो एक लाइट जो सीधा जाएगा वो इधर लौटेगा भी। ठीक है, एक दूसरा लाइट अगर हम लोग यहां से ऐसे ले जाते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां देखो, पहले रिफ्लेक्शन से पहले वाला लाइट ओ पॉइंट से निकल के जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन से पहले वाले इंटरसेक्शन का नाम ऑब्जेक्ट। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट पीछे लौट गया, ये लाइट इधर लौट गया, क्या कोई भी लाइट पीछे गया? नहीं। लेकिन अगर इस लाइट को हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने के बाद एक पॉइंट मिलता है जहां पे इसको भी एक्सटेंड करने के बाद इंटरसेक्शन हुआ, इसको भी इंटरसेक्शन के बाद इंटरसेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो दो लाइट थे, ये आपस में इंटरसेक्ट किया मिरर के पीछे। तो रिफ्लेक्शन के बाद वाले के इंटरसेक्शन का नाम इमेज। इमेज के दो टाइप, या ऑब्जेक्ट को दो टाइप, एक का नाम कहलाएगा रियल, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। दूसरा एक कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो ये बताओ, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज का मतलब इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन।
वर्चुअल मीन्स कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। दूसरे फॉर्म में जो समझेंगे यहाँ हम लोग, तो दूसरे फॉर्म में हम लोग बताते हैं एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज हुआ एक्चुअल तो रियल, एक्सटेंड करके इंटरसेक्शन हुआ तो वर्चुअल। जैसे यहाँ ओ पॉइंट से लाइट निकला तो एक्चुअल लाइट रेज है इंटरसेक्ट किया ओ पॉइंट पे, एंड द ऑब्जेक्ट इज रियल। अब यहाँ जो इमेज बनेगा, लाइट तो इसके बाद पीछे गया ही नहीं ना, हम लोग एक्सटेंड करके मिलाए हैं, देन इमेज इज वर्चुअल। मतलब ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज क्या बना, वर्चुअल, प्लेन मिरर में ना। नेक्स्ट थिंग, कैन वी हैव एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है? यस सर। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट किधर होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। तो क्या इस साइड में कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट? क्योंकि यहां से लाइट निकलेगा तो पीछे साइड ही है ना, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम लोग लाइट को ऐसे लेके आए तो बताओ रिफ्लेक्शन से पहले कहीं इंटरसेक्शन है? नहीं। लेकिन एक्सटेंड अगर करते हैं तो एक्सटेंड होने के बाद ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, लेकिन ये कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वाली या रिफ्लेक्शन के पहले वाले? रिफ्लेक्ट करने के बाद तो इधर लौटेगा ना, ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद तो इधर लौटेगा ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद कर रहे हैं या रिफ्लेक्शन के पहले की बात कर रहे हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन के पहले। तो रिफ्लेक्शन के पहले वाले लाइट का इंटरसेक्शन है तो नाम ऑब्जेक्ट या इमेज? ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन के पहले वाले लाइट का इंटरसेक्शन, इमेज रिफ्लेक्शन के बाद वाले रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन। ये तो इंसिडेंट रे था, तो इंसिडेंट वाले का इंटरसेक्शन हुआ ना एक्सटेंड करने के बाद, इसका नाम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा इमेज ठीक उतना ही पीछे बनेगा। तो ये लाइट को इधर ले जाओ और ये लाइट को इधर ले जाओ तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। तो इंटरसेक्शन जो होगा है उसके लिए लाइट कौन सा है, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज, इसलिए इसका नाम इमेज। तो बताओ एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ इमेज के लिए, एंड द इमेज इज रियल। ऑब्जेक्ट के लिए क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ? नहीं। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट का नाम वर्चुअल। तो प्लेन मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो रियल इमेज। एक कंक्लूजन तो बता ही सकते हैं, दैट इज रियल ऑब्जेक्ट forms virtual image and vice versa। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाएगा एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, इमेज ट्रेसिंग देखते हैं। इमेज ट्रेसिंग का मेथड क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए इमेज बनाना है, तो एक लाइट लेके जाओ जो मिरर के साथ 90 एंगल पे जाए, परपेंडिकुलर टू मिरर। तो लाइट जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से लौट। दूसरा एक लाइट लेके जाओ कोई भी एंगल पे जाएगा, तो यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे। बस ध्यान में रखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल। तो उसके बाद क्या होगा, इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए, पीछे वाले लाइन को भी एक्सटेंड कीजिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी इमेज। ठीक है, और यहाँ जो दो ट्रायंगल बनता है उसका कॉन्ग्रुएंस यूज करेंगे तो पता चलेगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस मिरर से हमेशा इक्वल होता है। दैट इज द वे टू ट्रेस द इमेज। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं इमेज बनाने का। देखो
सपोज दिस इज द मिरर और यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा निकालना है, तो इसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपल देखना है कि एक लाइट लेके जाना है जो मिरर के परपेंडिकुलर हो, लेकिन मिरर के परपेंडिकुलर लाइन जब बनाओगे, यहाँ तो मिरर है ही नहीं, ठीक है? तो आपको खुद से एज्यूम करना है कि ये लाइन आप लेके गए, यहाँ ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ठीक उतना ही डिस्टेंस पीछे में यहाँ इमेज बनेगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, ठीक है? तो यहाँ इमेज डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब, अब दो लाइट लेके जाओ, इधर से एक लाइट लेके गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको पीछे लेके जाओ, एक दूसरा लाइट लेके जाएंगे, तो फिर से यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, उसको पीछे एक्सटेंड करिए, तो जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी द इमेज। तो डायग्राम में बनाएंगे ऐसे ही और समझेंगे क्या, मिरर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वही उतना ही पीछे इमेज का डिस्टेंस। तो ट्रेस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डायग्राम कैसे बनाना है। चलो देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज सीखेंगे मिरर के बारे में, ठीक है? क्लास 10 के हिसाब से एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ करता था, एक आदमी है, ठीक है? इसका टोटल हाइट 6 फीट, आई से उसके बाल का हाइट 0.5 फीट, आंख के लेवल से बालों का हाइट 0.5 फीट। ये आदमी थोड़ा कंजूस है या इसके पास पैसे कम है, ये आदमी एक मिरर लगाना चाहता है। अब कंडीशन ये है कि ये इस मिरर से अपने सर का बाल भी देखना चाहता है और अपने पाँव का अंगूठा भी देखना चाहता है। ये आदमी इस मिरर से अपने सर का बाल भी देखना चाहता है और अपना अंगूठा। अब पैसे कम है, तो ये पूछा जाता है कि इसको सारे कुछ देखने के लिए जो मिरर खरीदना पड़ेगा उसका मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए, किस मिरर का यूज करते हुए वो अपने बालों को भी देख ले और पाँव का अंगूठा भी देख ले। ये 10th लेवल में बढ़िया क्वेश्चन होता था। क्या होगा बताओ? सर आधा L/2। बिल्कुल से, बिल्कुल से। तो देखो डिसाइड कैसे करते हैं, डिसाइड करने का मेथड भी है। दिस इज द आई लेवल, ये उसका हेयर हो गया, पाँव का अंगूठा टो हो गया, एंड दिस इज द मिरर दे हैव सेलेक्टेड, ठीक है? तो लाइट तो आई से निकालेंगे, इस पॉइंट पे लाइट गया, रिफ्लेक्शन के बाद इसके पाँव तक गया, तो यहाँ तक तो मिरर चाहिए। अब इसके नीचे अगर कोई लाइट जाता तो रिफ्लेक्शन के बाद और नीचे देखता, लेकिन नीचे देखना है क्या उसे? नहीं, तो इसके नीचे का लाइट मिरर भी नहीं थे। लेकिन क्या ये इस पॉइंट को देख सकता है आदमी? तो अगर लाइट यहाँ से वो देखेगा कि लाइट यहाँ आया, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पहुंचेगा, तो बताइए पॉइंट को देख सकता है या नहीं? देख सकता है। तो यहाँ पे टो लेवल के ऊपर क्या वो आदमी देख सकता है? आई से टो के बीच में कोई भी पॉइंट को देख सकता है ये, लेकिन टो के नीचे वाले पॉइंट को? बहुत बढ़िया। और सिमिलर वे में हाइट पे जब देखेंगे तो यहां से जो लाइट गया वो यहाँ गया, हेयर को वो तो देख लिया। अब बीच का पॉइंट देखने के लिए लाइट को यहाँ भेजेगा तो वो पॉइंट से भी ये पॉइंट देख सकता है, मतलब बीच का पॉइंट देख सकता है, हेयर का लेवल देख सकता है, लेकिन ऊपर देखने के लिए लाइट थोड़ा ऊपर से जाना चाहिए था, तो मिरर का लेंथ भी चाहिए था। लेकिन मैक्सिमम हाइट को क्या देखना है? अपने बालों को, ठीक?
तो दिस विल बी द मिनिमम लेंथ जो चाहिए होगा। अब ये वैल्यू निकालना है तो वो अब भी बहुत आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो लाइन खींचने पड़ेगा बस। एक सीधा लाइन पहले यहाँ खींच दिए, यहाँ एक सीधा लाइन खींच दिए, नीचे के स्ट्रेट लाइन खींच दिए, 3 लाइन खींचते बस। ठीक है, अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल कैसा बनेगा? सिमेट्रिक, कॉन्ग्रुएंट। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम। जब दोनों लेंथ सेम हो गया तो ऊपर का लेंथ 0.5 था, तो ये टोटल मिला के 0.5, ये आधा लेंथ क्या होगा? 0.5/2 बस 0.25 फीट। तो ये 0.25, तो ये 0.25, तो मतलब ये लेंथ ठीक। वैसे ही बताओ आई लेवल से टो लेवल तक का हाइट कितना था? ये 6 फीट है, 0.5 फीट है, तो ये 5.5। तो 5.5 को ये दो हिस्सों में बांटा और ट्रायंगल देख के लगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो मतलब ये दोनों लेंथ भी, तो ये लेंथ क्या होगा? 5.5 का हाफ दैट्स 2.25। तो ये वाला लेंथ, नीचे का लेंथ भी सेम, तो अपने को तो यहाँ का लेंथ से मतलब है ना, 2.75। 5.5 का हाफ 2.75। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 फीट। मतलब यहाँ जो था इसका टोटल हाइट 6 फीट है, और पूरा बॉडी का लेंथ देखना है तो मिरर का मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए था? 3 फीट, उसका हाफ हाइट। ये फंडा समझना, कैलकुलेशन वाइज भी सेम बैठता है, याद भी कर सकते हैं। चलो अब देखो इसी चीज को समझने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका का क्या मतलब है वो देखो। दिस वन इज द आई लेवल, टो लेवल, दिस वन इज द हेयर लेवल, दिस इज द मिरर, तो आई लेवल से ये जो टॉप लाइन का था, इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हैं, ये वाला रिफ्लेक्टेड लाइट और ये वाला रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, ये इधर गया, एक्सटेंड करते हैं तो मीटिंग जो इसका होगा यहां पर ही एक पॉइंट से होगा, दिस विल बी द मीटिंग पॉइंट। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे एक वर्चुअल आई लगाते हैं, ठीक है, तो इस वर्चुअल आई का यूज करते हुए आप इसके बीच का जो ऑब्जेक्ट है वो देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर का चीज नहीं, इसके नीचे का चीज नहीं। इट्स समथिंग लाइक पहले के टाइम में, ठीक है, आप लोग इस टाइप का कोई गेम पता नहीं खेलते हो गए या नहीं। देखिए हम लोग जब छोटे थे तो रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे, ठीक है, तो बच्चों वाला गेम ही खेलना पड़ता था। हम लोग क्या करते थे, ऐसे देखते थे, एक छोटा सा होल बना दिया और ऐसे आंख बंद करके एक साइड से देखना। तो उससे क्या होता था, दिखता क्या था कि जो जो चीज इसके बीच का है वो दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर वाला चीज, मतलब कुछ चीजें तो दिखेंगी लेकिन सब कुछ मतलब लिमिटेड, वाइड एंगल नहीं, फिक्स्ड एंगल हो गया। तो उसको अगर हम वैसा सोचते हैं कि यहाँ से इसके बीच वाली चीजें तो दिख पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर वाला चीज या नीचे वाली चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसे ही एक नाम कहते हैं, दैट इज, इसको एक्सटेंड करके यहाँ जब बनाएंगे तो ये दोनों एंगल, एक का नाम अल्फा बना लो, एक का नाम बीटा बना लो, तो टोटल एंगल जो विजुअल होगा दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा। इसका नाम कहलाता है एंगल ऑफ व्यू। ये जो ऊपर का एंगल दिखेगा इसका नाम कहलाता है एंगल ऑफ व्यू, ठीक है। मतलब ये दोनों एंगल को जोड़ के, मतलब वो कोन जैसा जो बना, ये पूरा कोन हो गया, ये कोन का पूरा एंगल
अल्फा प्लस बीटा। तो कोन के बीच वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो देख पाएंगे, उसके ऊपर नीचे का ऑब्जेक्ट को आप। ये फंडा समझ में आ रहा है या नहीं? ये फंडा समझ में आया? अब इस फंडे पे का एप्लीकेशन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इस फंडे का पहले कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, या थोड़ा डिटेल में पहले से देख लेते हैं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। यहां तक का फंडा क्लियर? एक सिचुएशन बताते हैं, हाँ, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे एनालाइज करते हैं, वो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिचुएशन ये है, दिस वन इज द आई, और यहां पे एक मिरर है, प्लेन मिरर, डिस्टेंसेस गिवन है। ठीक है, और इसके पीछे लंबा सा एक पोल है। ठीक है, आपका काम क्या है, आई से इस मिरर को देखेंगे, तो यहां से लाइट जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो इस लेवल पे जो ऑब्जेक्ट है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। क्या पीछे का पोल दिख पाएगा? मतलब मिरर के सामने जब आप खड़े हो जाते हो, खुद को तो देख लेते हैं, आपके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो भी दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है ना। इसके पीछे का जो पोल है वो तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन पोल का कितना मैक्सिमम लेंथ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज क्या पढ़े थे, अगर मिरर का लेंथ एल है, मतलब आदमी का लेंथ एल है, 6 फीट है, ठीक है, तो उसको पूरा बॉडी देखना है, तो उसको कितना लेंथ का मिनिमम मिरर चाहिए था? आधा उसका, 6 बाय 2 3 फीट का। लेकिन ये कहानी आप याद करो तो ये फंडा जो दिखता था कब, जब आई का लेवल जो था और जो खुद का बॉडी देखना है उसका लेवल सेम था, इसी लेवल पे देखना था ना, तब नहीं ये आधा आधा बटा था। हाँ, लेकिन यहाँ भी उसको जो पोल देखना है, पोल तो पीछे है, तो जो इसका लेंथ है उतना ही लेंथ का डबल दिखेगा कि उससे बड़ा भी दिख सकता है? तो अगर हम लोग इसको एनालाइज करें, ठीक है, वही एंगल ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो सिंपल फंडा है, तो ये आई है, तो आई का जो डिस्टेंस होगा उसके ठीक पीछे एक वर्चुअल आई बनाओ। एक लाइट यहां से लेके जाओ जो इधर से ऐसे जाता हो, इस पॉइंट को टच करता हुआ, वैसा एक दूसरा लाइट बनाओ जो इधर से दूसरे इनको टच करता हुआ जाता हो। अब बताओ क्या इसके ऊपर का ऑब्जेक्ट देख पाएंगे? क्योंकि देखो एक्चुअल लाइट तो गया ऐसे, हम लोग तो एक्सटेंड करके दिखाने के लिए ऐसे दिखा दी, आपको ऊपर दिखना होगा तो लाइट को ऊपर के मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाना पड़ेगा। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो आप देख सकते हैं, और नीचे वाला जो मिनिमम हाइट आप देख सकते हैं वो यहाँ से ये वाला लाइट के अकॉर्डिंग जाएगा। इसके नीचे देखने के लिए लाइट को और नीचे से आके रिफ्लेक्ट होके जाना पड़ेगा, लेकिन नीचे तो मिरर है नहीं। तो पोल का पूरा लेंथ देख पाएंगे क्या, या कुछ फाइनाइट लेंथ ही देख पाएंगे? फाइनाइट लेंथ। अब इस टाइप के जब भी कोई होगा कि आई लेवल है, कोई मिरर है, पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मैक्सिमम कितना लेंथ देख पाएंगे, तो सीधे सीधे आई है उसका इमेज बना दो, बोले तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, और एक लाइट यहां से बढ़ाओ जो एंड पॉइंट पे गया, ये लाइन को एंड से यहाँ पहुंचेगा, और आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन से इसको बस ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा नेमिंग कर देना है, जैसे मान लो ये लेंथ x दिया है, x1 दिया है, तो ऑब्वियसली बताओ ये लेंथ भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल। अब यहां से ये लेंथ x2 दिया है, ठीक है, मिरर का लेंथ, मिरर से पोल का लेंथ x2, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक एंगल चुनना पड़ेगा अल्फा, नीचे एक एंगल चुनना पड़ेगा बीटा, और यहाँ एक लेंथ दिया हुआ होगा से L1, और नीचे वाला लेंथ भी एक होगा L2, और इसका जो लेंथ होगा कंसीडर कीजिए y1, और नीचे वाले लेंथ को कंसीडर कीजिए y2। ठीक है,
अब ये एक्चुअली आई अगर मिड लेवल पे हुआ तो दोनों लेंथ इक्वल, अगर ये मिड पॉइंट पे नहीं थोड़ा ऊपर हो गया तो ये लेंथ छोटा ये लेंथ बड़ा, उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसे में करना क्या होता है कि पीछे का लेंथ निकालना है तो एक वर्चुअल आई बना लो, एंड पॉइंट को ज्वाइन कर लो, बीच से भी डॉटेड लाइन बनाओ, ये हो गया। तो मेगर का दो लेंथ होगा, अल्फा बीटा होगा, इसका लेंथ होगा, इसका लेंथ होगा, ठीक है। और यहाँ आपको कैलकुलेशन के नाम पे बड़ा सिंपल से करना है, आपको tan अल्फा कैलकुलेट करना है। तो tan अल्फा एक छोटे ट्रायंगल के लिए और एक बड़े ट्रायंगल के लिए। तो छोटे ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर L1 अपॉन बेस x1, बड़े ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर y1 अपॉन बेस यहाँ की लेंथ x2 प्लस x1। तो y1 यहां से निकाल सकते हैं। उसी तरह से नीचे वाले एंगल के लिए tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज L2 अपॉन बेस x2। बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो गया y2 अपॉन बेस यहाँ की लेंथ x2 प्लस x1। तो बताओ y1 y2 निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ पोल विजिबल विल बी y1 प्लस y2, दोनों y1 y2 निकालेंगे। लेंथ ऑफ visible pole length is equal to y1 प्लस y2, दोनों जगह से y1 y2 निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ बेसिक फंडा समझ में आया कैसे एनालाइज करना है। तो ये डायग्राम एक बार बढ़िया से नोट कर लो और फिर से एक डायग्राम को एनालाइज कर लीजिए, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो आपको इसमें क्या करना होगा, ये आई है, मिरर है, तो आई का इमेज पीछे बना दो, एक लाइन टॉप मिरर के टॉप इंच से लेके ज्वाइन कर दो, बॉटम इंच से ज्वाइन कर दो और मिडिल से ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दो। लाइन समझ में आया। दो एंगल अल्फा बीटा ले लो, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस छोटे ट्रायंगल में, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस बड़े ट्रायंगल में, tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस छोटे ट्रायंगल में, tan बीटा अगेन y2 बाय बेस बड़े ट्रायंगल में। तो वहां से y1 y2 निकाल लेना है और मैक्सिमम लेंथ जो विजिबल होगा दैट इज y1 प्लस y2। बीच का लेंथ तो देख ही सकते हैं, लाइट अगर बीच से जाके वापस आएगा तो ये बीच का लेंथ तो दिखेगा ही, लेकिन नीचे का लेंथ नहीं दिखेगा, ऊपर का लेंथ भी नहीं दिखेगा। इस पे क्या कीजिए, आप डायग्राम बना के रख लीजिए, जरूरत पड़ने पे आप उस डायग्राम को यूज करेंगे। और डायग्राम बनाने का मेथड भी आई थिंक क्लियर है। ये वाला बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है।
दिस इज द पोल, ये आई हो गया, आई का हाइट 5 मीटर, मिरर है, इसका टोटल लेंथ 3 मीटर। तो आई लेवल से 2 मीटर नीचे, 1 मीटर ऊपर मिरर का, आई लेवल से मिरर का डिस्टेंस 5 मीटर, और आई लेवल से पोल का डिस्टेंस भी 5 मीटर। तो लाइट यहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद पीछे पोल पे जाएगा। तो क्वेश्चन इज पोल का मैक्सिमम कितना लेंथ आप ये आई देख सकता है रिफ्लेक्शन के बाद, ऑब्वियसली ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें क्या करना है, एक नया डायग्राम बना लीजिए और उसके लिए इमेज बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये आई का लेवल है 5 मीटर पे, तो ठीक 5 मीटर पीछे एक वर्चुअल आई बन गया। और यहां से क्या करना है, एक ऐसे लेके जाओ, ये डॉटेड, यहां से भी एक इधर लेके जाओ, पीछे वाला डॉटेड, ठीक है। और यहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए, एक का नाम y1, इसका नाम y2, हो गया। ऊपर वाले एंगल का नाम अल्फा, नीचे वाले एंगल का नाम बीटा। इतना डायग्राम बस बनाना, ठीक है। अब आप tan अल्फा का वैल्यू निकालिए। दो ट्रायंगल बनेगा, एक छोटा होगा एक बड़ा, बताओ। परपेंडिकुलर 1 अपॉन बेस, ये लेंथ, ये 5 मीटर पे है, तो वर्चुअल आई का डिस्टेंस भी 5 मीटर, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस 5, tan अल्फा परपेंडिकुलर y1 अपॉन बेस का लेंथ 5 + 5 + 5, यहां से बताइए y1 का वैल्यू 3 मीटर। सेम वे tan बीटा परपेंडिकुलर 2 अपॉन बेस 5, परपेंडिकुलर y2 अपॉन बेस, ये टोटल लेंथ 5 + 5 + 5 15, यहां से 5 15 3 टाइम्स, तो y2 का वैल्यू 6 मीटर। तो बताओ y1 पता हो गया, y2 पता हो गया, तो टोटल लेंथ विजिबल क्या होना चाहिए, बताइए। विजिबल लेंथ 3 + 6 9, नहीं होगा 8। आप tan अल्फा tan बीटा का यूज कर तो y1 y2 निकाल लिए ना। तो ऊपर का कितना लेंथ विजिबल है 3 मीटर, नीचे का कितना विजिबल हो सकता है 6 मीटर, और दोनों जोड़े पे 6 + 3 9 मीटर। तो लेकिन एक्चुअल आंसर 9 मीटर होगा नहीं, थोड़ा डिफरेंस होगा। क्यों, 8 वो भी मीटर। देखो। y1 तो समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से आई के लेवल से ग्राउंड कितना नीचे है, 5 मीटर नीचे ग्राउंड है, और आप यहाँ से कितना लेवल तक नीचे देख सकते हैं 6 मीटर। मतलब 5 मीटर तक ग्राउंड का लेवल तो देख सकते हैं, और एक्सरे वाला मशीन होगा तो 1 मीटर और देख सकते थे। तो देख कितना सकते हैं आप 5 ही ना। तो विजुअल लेंथ ऊपर का 3 + 5 8 मीटर। बस ये एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। y1 वाले पे कोई दिक्कत नहीं, y2 वाले पे बस देख लो कि मैक्सिमम कितना देख सकते हैं आप इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ग्राउंड के लेवल के नीचे वाले लेवल का तो नहीं देख सकते हैं। तो ग्राउंड के नीचे वाला लेवल का जो हाइट होगा उसको नहीं लेना है, बस इतना से ध्यान में रखना। ये तो 5 गिवन था। आई के लेवल से ग्राउंड कितना हाइट नीचे है 5 मीटर, तो 5 मीटर तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन यहां से एंड तक में आप मैक्सिमम कितना लेंथ तक देख सकते थे 6, लेकिन ग्राउंड तो 5 ही मीटर का है ना, तो 1 मीटर जमीन के अंदर का हाइट भी देख सकते हो क्या सही में, नहीं।
तो आपका लाइट यहाँ से आएगा, लेकिन अंदर के 1 मीटर का है लेंथ आप नहीं देख पाएंगे। तो लेंथ जो विजुअल होगा ये 5 और ऊपर का 3 8। तो ये फंडा समझ में आया? तो देखो ये कॉन्सेप्ट था एंगल ऑफ विजन। कौन सा? परपेंडिकुलर टू बेस 5, बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर y2 और बेस यहां से यहां का लेंथ 5 5 5 15। एंगल ऑफ विजन का फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट में हम लोग टोटल नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग निकालना स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, 2 मिरर, बीच का एंगल 90। इसके कितने इमेजेस बनेंगे और कहां कहां? ठीक है, गिवन दिस लेंथ इज 10 मीटर, दिस लेंथ इज 5 मीटर। ठीक है, तो इमेजेस कितने बनेंगे और कहां कहां बनेंगे? क्वेश्चन क्लियर? तो देखो ऑब्जेक्ट यहां से 5 मीटर इधर है, तो इमेज यहां पे ठीक 5 मीटर पीछे बनेगा I1। ऑब्जेक्ट का हाइट 10 मीटर है, तो यहां से ठीक नीचे 10 मीटर पे एक इमेज बनेगा I2। इन्फिनिटी इमेज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ का क्या ये इमेज जो I1 है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन सकता है? क्या ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन सकता है? चलो इसको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, सपोज आप यहाँ पे हो, ठीक है, इस मिरर पे देखेंगे तो आप अपना इमेज यहाँ देखेंगे, खुद को तो मिरर के पीछे देखेंगे ना आप, दिखा? ठीक, इसके नीचे क्या दिखा? कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा? मिरर दिखेगा या नहीं दिखेगा? देखो यहाँ मिरर है, ठीक, तो आप जब इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे जो लाइट जाएगा वो यहाँ वाला लाइट होगा कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगा? ये वाला लाइट होगा। मतलब आप मिरर पे है, 2 मिरर यहाँ पे है, तो आप इस साइड में देखेंगे तो इधर वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो पीछे तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन नीचे का जो मिरर है इस साइड में क्या दिखेगा? ये मिरर दिखेगा या नहीं दिखेगा? आप इस पॉइंट को जब देखेंगे तो इस पॉइंट पे क्या दिखेगा? लाइट तो यहाँ से आ, तो ये वाला मिरर आपको यहाँ दिखेगा। तो आपको यहाँ जो दिखेगा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका इमेज यहाँ दिखा, और नीचे पे क्या दिखा? मिरर। तो नीचे में जब मिरर दिखेगा तो इसका तो फिर इमेज बनेगा, इसका इमेज जो बनेगा दैट विल बी बिलो। ये 10 मीटर पे है तो इमेज भी यहाँ 10 मीटर पे। I3, ठीक है, अब सेम वे में यहाँ देखो, आप यहाँ पे हो तो एक इमेज यहाँ दिखा, तो इस पॉइंट पे आप इस जगह देखेंगे तो इस जगह ये क्या दिखेगा? सामने वाला मिरर भी दिखेगा ना, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आएगा वो तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट ही पहुंचेगा। इधर भी मिरर दिखा, तो आपको क्या दिखा? यहाँ पे आप खुद का इमेज देखें और इधर मिरर देखें, तो मिरर देखेंगे तो इसका इमेज भी तो ये बनता हुआ दिखेगा। और ये लेंथ कितना है? 5 मीटर, तो ये 5 मीटर है, इमेज भी यहाँ। अब ये दोनों पॉइंट तो एक ही पॉइंट बन गया, तो यहाँ जो 2 इमेज बना I3 I4 काउंटिंग में उसे
दो लेना है या एक सिंगल ही लेना है? तो टोटल कितने इमेजेस बने? 1 2। इसको दो काउंट करना है या एक काउंट करना है? एक ही पॉइंट पे था बना दोनों साइड से, तो काउंटिंग में ये लोग दो कहलाएगा या एक कहलाएगा? एक कहलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने? तो ये था इमेज बनाने का तरीका। तो यहाँ तो नंबर ऑफ इमेजेस कम बने तो डायरेक्टली आप काउंट कर लिए, लेकिन मान लो नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा बनेगा तो वो काउंटिंग कैसे होगा? ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट पे इमेज बनेगा उसको दिखाया कैसे जाएगा? तो इन सब के लिए एक बेसिक फॉर्मूला भी है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। देखो, एक नंबर कैलकुलेट करना होगा n, दैट इज 360 बाय थीटा, और यहाँ पे हम लोग ऐसा सिंबल देते हैं, दिस वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस फॉर्मूले में थीटा एंगल बिटवीन मिरर्स है। यहाँ बताओ, दो मिरर्स के बीच का एंगल 90, तो 360 बाय थीटा, 360 बाय 90 4, स्मॉल एन इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला, स्मॉल एन का वैल्यू इवन मिला तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n माइनस 1। माइनस 1 क्यों? बिकॉज दो इमेज कोइंसाइड करता है, दो इमेज एक जगह बनेगा, जब दो इमेज एक जगह बनेगा तो काउंटिंग में एक वन ही होगा, इसलिए n माइनस 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? जो n की बात कर रहे हैं, इट कुड बी ऑड नंबर। तो देखो, ये n अगर ऑड नंबर हुआ तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n जो निकलेगा वो। ठीक है, बिकॉज यहाँ इमेज कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो जस्ट सेम लॉजिक, इसी लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो बताओ, दो मिरर्स के बीच का एंगल 60 हुआ तो, दो मिरर्स बीच का एंगल 60, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? 360 बाय 60, 5 6 6 is even, so number of images 6 minus 1 5। ठीक है, ये फंडा से निकाल सकते हैं। चलो, यहाँ एक और चीज सीखना आपको, वन मोर थिंग, कि देखो यहाँ पे इमेजेस जो बने हैं, आप ऐसे डायग्राम देख के तो बना लिए, एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मिरर है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मिरर ये हो गया, इसको सेंटर ऑफ सर्कल बना, सेंटर ऑफ सर्कल, और यहां से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन जाएगा, इस लाइन का नाम रेडियस बनाइए। इंटरसेक्टिंग ऑफ मिरर्स का नाम सेंटर ऑफ सर्कल, और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करता हुआ लाइन का नाम रेडियस, और यहां से इसको सेंटर और इसे रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल तो बन ही जाएगा। तो जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक स्पेशल चीज मिलेगा, क्या? कि जितने भी इमेजेस हैं I1, I2, I3, I4, वो सारे इमेजेस इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आते हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी इमेज और ऑब्जेक्ट होता है वो सब इस सर्कमफ्रेंस में ही आएगा। जितने भी बने, 2 4 6 जितने भी बनेंगे वो सारे कहाँ बनेंगे? ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरत पड़ने पे आप इसे यूज कर सकते हैं। दैट इज इफ we consider intersection of mirrors
एज सेंटर ऑफ सर्कल। जो मिरर्स का इंटरसेक्शन है उसे सेंटर ऑफ सर्कल बना लेते हैं। एंड रेडियस being its distance from object। और रेडियस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट से इस सेंटर का डिस्टेंस। देन all images and object lie on circumference of सर्कल फॉर्म। मतलब यहाँ जो सर्कल बनेगा और ऑब्जेक्ट और जितने भी इमेजेस हैं वो सभी इसके सर्कमफ्रेंस पे ही लाई करेंगे। दैट्स द प्रॉपर्टी। और ये दोनों प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मान लो कभी कोई भी एक प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा तो वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहले ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। और इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। सर ये सब इमेज कैसे बना, एक बार और बताइए ना। ठीक है, देखो इमेज बनाने का मेथड क्या है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, दो मिरर से 90 एंगल। क्यों हम लोग चुने हैं मिरर को? क्योंकि 90 वाले में इमेज बनाना बड़ा आसान था। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर, तो एक इमेज बनेगा कितने डिस्टेंस पे? 5 मीटर पीछे। ऑब्जेक्ट का इस मिरर से हाइट 10 मीटर, इमेज भी कहाँ बनेगा? 10 मीटर पे। अब ये वाला जो इमेज है M1 से जो बना है, M2 वाले मिरर से देखेंगे, मतलब यहां से कोई आदमी देखेगा तो यहां से आदमी को दिखेगा क्या? ये ऑब्जेक्ट जो दिखाई, इसका इमेज भी दिखा, और उसके पता है कि इसके नीचे में क्या है? M2 वाला मिरर। तो M2 वाला मिरर है तो इस ऑब्जेक्ट का, इसको ऑब्जेक्ट बना के इसका एक इमेज भी बनाएगा। इसका हाइट 10 मीटर था, तो इमेज भी कितना नीचे? 10 मीटर, I3। अब देखो M1 से पूछते हैं। M1 बोलेगा ये ऑब्जेक्ट, M2 से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ इमेज बना I2, तो इसको M1 को ये भी दिखा, इसका इमेज भी दिखा। और M1 को ये पता है कि ये जो अब इमेज बना है और यहाँ एक मिरर है, तो मिरर है तो इसका इमेज भी पीछे बनेगा। अब इसका ये लेंथ कितना था? 5 मीटर, 5 मीटर। तो I2 का इमेज जो पीछे बनेगा दैट विल बी अगेन 5 मीटर, I4। अब यहाँ पता क्या चला? I3 और I4 दोनों एक ही पॉइंट पे बना। तो जब दोनों एक ही पॉइंट पे बना तो इमेज के काउंटिंग में I3 I4 दो काउंट करना पड़ेगा या एक? एक। इसलिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ इमेजेस I1, I2 एंड I3, 3 इमेज बना। एक्चुअली बना 4, जिसमें से 2 इमेज एक ही जगह बना, तो काउंटिंग में उसको एक ही लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 4 नहीं, एक्चुअली लेंगे 3। तो ये तरीका समझ में आया। अब देखो इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट देख लिए, इसको रेडियस बना दिए, इसको सेंटर बना दिए और एक सर्कल बना दिए, तो पता चला कि ऑब्जेक्ट और इसके जितने भी इमेजेस हैं वो सारे इमेज एंड ऑब्जेक्ट सभी इसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो जरूरत पड़ने पे इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब टोटल कितने इमेजेस बनेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं। तो फॉर्मूला में है 360/θ का इक्वल यूज करते, सॉल्व करते हुए आप एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन देंगे, मतलब पहले वाला इंटीजर निकालेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू n। ठीक है, और ये जो n वैल्यू होगा, ये n का वैल्यू अगर इवन मिला तो एक इमेज कोइंसाइड करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n-1।
अगर यही वैल्यू ऑड मिला तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस एंड कोई कोइंसाइड नहीं करेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इस फॉर्मूले में जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शन पॉइंट के बाद वाला पार्ट, अगर ये 0.5 से पहले का पॉइंट है तब तो चलेगा, लेकिन अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 से बड़ा है तो इससे जो रिजल्ट मिलता है वो गलत मिल जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग समझो ऐसे, जैसे देखो, अगर बीच का एंगल 60 है तो 360/60 क्या होगा? 6 इंटीजर, तो 6 इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस 5। ठीक है ना? अगर ये एंगल 72 है, एंगल इज 72, देन 360/72 360/72 5 क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेज, 5 ऑड नंबर है या इवन नंबर? ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस 5। बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं ना। अगर हम लोग दो मिरर्स के बीच का एंगल 70 लेते हैं तो 70, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, 360/70 तो 0 0 कटेगा, 36/7 5.12 जैसा कुछ, तो 5 है, पॉइंट के बाद 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.12। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0.5 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो ठीक है। तो इंटीजर कितना हुआ? 5, एंड 5 इज द ऑड नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 5। तो दो मिरर्स के बीच का एंगल 70 होगा तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 5। बिल्कुल सही ना। एक लास्ट केस, अगर दो मिरर्स के बीच का एंगल 75 हुआ तो, दो मिरर्स बीच का एंगल 75 हुआ तो 360/75 का वैल्यू क्या आएगा? 75 360/75 दैट्स 4.8। तो यहां बताओ पॉइंट के बाद वाला पार्ट कौन सा है? 0.8। तो ये 0.8 0.5 से तो बड़ा है, तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले से चलते हैं तो क्या होता है? 360/75 4.8, तो पहले का इंटीजर लेंगे तो 4, और 4 नंबर क्या है? इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस 3। बट एक्चुअली में जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ बनते हैं दैट इज 5। ठीक है, तो मुझे कैसे पता? क्योंकि इमेज के नंबर्स निकाल, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके से देखते हैं तब वो फंडा आप क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्मूले के लिए एक पॉइंट लिख लेते हैं। above expression is true if fractional part of 360/theta is less than or equal to 0.5। ये फॉर्मूला तभी सही है जब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0.5 के इक्वल या उससे छोटा है। उससे बड़ा होने पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उसके लिए हम लोगों को एक दूसरा फंडा सीखना पड़ेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।